बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, today we are going to discuss deviance and inequality. बेटा, आपको कुछ आइडिया है इनइक्वालिटी किस चीज को कहते हैं? क्योंकि ये जो डिविएंस है ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनके अगेंस्ट में जाना, उनको वायलेट करना, उनको तोड़ना, उसको हम कहते हैं डिविएंस। लेकिन इनइक्वालिटी ये काफी बच्चे जानते होंगे और काफी बच्चे नहीं भी जानते होंगे। इसीलिए जरूरी है कि आज जिस मौजू पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके टाइटल को अच्छी तरह से समझें। अच्छा, तो बेटा कोई बच्चा मुझे बताएगा इनइक्वालिटी की माना, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ? सर मेन फर्क फर्क जी, फर्क फर्क। अच्छा, फर्क किस चीज का फर्क? सर किसी भी चीज का हो सकता है सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल? सर एग्जांपल जी जी बेटा बताएं, गलत ही बताएं, कोई मसला नहीं। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको बता देता हूं। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इज द अपोजिट ऑफ इक्वालिटी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? इक्वालिटी यानी सब लोग एक जैसे हों, मुआशरे में सारे लोगों का स्टेटस एक जैसा हो, सारे लोगों के घर एक जैसे, इनकम एक जैसी, सैलरीज एक जैसी, गाड़ियां एक जैसी, हालात एक जैसी, इनको हम कहते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी लेकिन हमारा टॉपिक इक्वालिटी नहीं है, हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी, यानी अ कंडीशन, अ स्टेट, अ phenomenon in which things are not equal। चीजें जो है वो बराबर नहीं है, एक तरह नहीं है। कुछ लोग हैं उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, उनको बहुत ज्यादा मौके, उनको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि वसाइल, ठीक है। ये सारी चीजें काफी लोगों के पास बहुत अच्छे, काफी लोगों के पास बहुत बुरे। आप देखें, तालीम है, तालीम भी काफी वालिदैन अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल में भेज ही नहीं सकते, उनके पास पैसे ही नहीं है, वसाइल नहीं है। और काफी बच्चों के वालिदैन यानी लाखों रुपए फीस पे करते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब देखिए ये इनइक्वालिटी हो गई सोसाइटी में, कुछ लोग हाई लेवल पे, कुछ लोग लो लेवल पे। इसी तरह कुछ कम्युनिटीज, एक होती है मेजॉरिटी, एक होती है माइनॉरिटी। यानी आप देखिए अमेरिका में काले और गोरे, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान। आप देखें जो गोरे हैं अमेरिका में वो मेजॉरिटी में हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, और जो काले हैं उनको अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है। तो ये इनइक्वालिटी हो गई। इंडिया में हिंदू मेजॉरिटीज में है, मुसलमान माइनॉरिटी में है। तो जो मौके, नौकरियों के, एजुकेशन के जो अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिलती हैं वो मुसलमानों को नहीं मिलती। तो बेटा ये इनइक्वालिटी हो गई। इसी तरह अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो काफी जो है ये एहसास पाया जाता है कि जो कुछ यानी कि कम्युनिटीज हैं उनको बहुत ज्यादा फेवर दिया जाता है, कुछ को फेवर नहीं दिया जाता। अगर ये चीज है तो इसको भी हम इनइक्वालिटी कहते हैं। तो बेटा बात समझ में आ गई? हेलो? यस सर। जी इनइक्वालिटी, सर।
इनइक्वालिटी। अच्छा, इसी तरह से आप देखें, अच्छा अब हम दोनों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, इनइक्वालिटी के साथ साथ दो वर्ड और आते हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक है इक्वालिटी और एक है इक्विटी। बेटा, इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्विटी की इक्विटी की क्या होगी स्पेल, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। इक्वालिटी यानी ये रही इक्वालिटी, और इक्विटी ये रही इक्विटी। अच्छा, इक्वालिटी यानी कहते हैं बराबरी करना, लेकिन कहीं कहीं पे कहते हैं इक्वालिटी अच्छी चीज है, लेकिन इक्वालिटी से इक्विटी बहुत अच्छी चीज है। इक्विटी बहुत अच्छी चीज है। इक्वालिटी बराबर बराबर देना, इक्विटी यानी बराबर नहीं, नीड के हिसाब से देना। आप देखें, एक बाप के 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक की उम्र 30 साल है और एक की उम्र 5 साल है। आपको पता है कि 30 साल वाला जो है उसकी फ्रेंडशिप ज्यादा होगी, उसके अखराजात ज्यादा होंगे, जो 5 साल वाला है उसके अखराजात ज्यादा नहीं होंगे। अब अगर बाप जो है 30 साल वाले बच्चे को बाप जो है 30 साल वाले बच्चे को भी 500 रुपए देता है और 5 साल वाले बच्चे को भी 500 रुपए देता है, तो ये इक्वालिटी हो गई, दोनों को बराबर। लेकिन इक्विटी क्या है, जो 30 साल वाला है उसको 3,000 रुपए दे रहा है और जो 5 साल वाला है उसको 500 रुपए दे रहा है, यानी दोनों की जरूरत के मुताबिक दोनों को देना, इसको हम कहते हैं इक्वालिटी, सॉरी इक्विटी। बात समझ में आ गई बेटा? इज द कॉन्सेप्ट जी ऑफ इक्विटी क्लियर? जी सर। अच्छा बेटा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसकी कोई मुझे और मिसाल आप लोग बताएंगे? हेलो, इक्विटी की कोई मिसाल बताएं बेटा। एक और मैं आपको मिसाल देता हूं, फिर आपने मिसाल मुझे बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, यानी हमारे पास यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस इक्वालिटी से इक्विटी और भी ज्यादा अच्छी बात है। इक्विटी यानी काफी बच्चे इंटेलिजेंट होंगे क्लास में, और काफी बच्चे जो हैं वो डल होंगे क्लास में। अब आप क्या कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो ज्यादा तवज्जो की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंट बच्चों से ज्यादा जो डल बच्चे हैं उनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनसे ज्यादा डल बच्चों को जो है वो आप ज्यादा तवज्जो देते हैं, इंटेलिजेंट बच्चों को कम तवज्जो, क्योंकि उनको जरूरत ही कम की है, और जो डल बच्चे हैं उनको जरूरत ज्यादा की है। तो ये इक्विटी की अच्छी मिसाल है। तो बेटा, अब आप लोग मुझे कोई मिसाल बता सकते हैं इक्विटी की? हेलो, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मारिया। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, आप जरा अपनी बात रिपीट कर देंगे? बेटा, अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी हम सिर्फ नहीं सर, अभी आप जो कह रहे थे वो मैंने सुना नहीं, तो आप अपनी बात रिपीट कर दे तो फिर मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है डिविएंस एंड इनइक्वालिटी। यानी जी सर। यानी ये जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, कम्युनिटीज का, लोगों का एक जैसा ना होना, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस होना। कुछ लोग जो है वो सोने का चम्मच लेकर आते हैं मुआशरे में, कुछ लोग बेचारे भूख मरते हैं, कुछ की कितनी कमाई, कुछ की बहुत कम, कुछ को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, और कुछ को बहुत कम। इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है,
अब जी हमारा सर। टॉपिक ये था इनइक्वालिटी और डिविएंस का आपस में गहरा ताल्लुक है, यानी जहाँ पे जी इनइक्वालिटी ज्यादा होती है वहां पे डिविएंस ज्यादा होगा। ठीक है। जी सर। इनइक्वालिटी में भी वो तबका जो बहुत ज्यादा डिप्राइव होता है, यानी जिनके पास वसाइल नहीं होते, वो ज्यादा क्राइम की तरफ होते हैं। ठीक है, ये जी टॉपिक। सर। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये दो वर्ड्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा था कि यानी सोशल लाइफ में हर जगह पर, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, वो चाहे एजुकेशन हो, वो चाहे फैमिली हो, कुछ भी हो, तो कहते हैं इक्वालिटी अच्छी चीज है, लेकिन इक्वालिटी से इक्विटी जो है वो इक्विटी और ज्यादा अच्छी बात है। अब इक्वालिटी का मैंने आपको ये मिसाल सुनाया कि अब आप क्लास में, फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, आप सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं। अब आप जी सर। सबको मैं एक जितना टाइम देता हूँ, किसी को ज्यादा नहीं देता, सबको एक जितना देता हूँ, ये है इक्वालिटी, अच्छी चीज है। जी लेकिन सर। मुझे सिखाया जा रहा है कि भाई इक्वालिटी से ज्यादा इक्विटी आप करो। इक्विटी यानी कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होंगे क्लास में, कुछ बच्चे डल होंगे, बराबर नहीं है ना, एक जैसे नहीं है। जी सर। आप जो है वो जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको, वो तो माशाल्लाह वैसे ही चीजें आसानी से खुद समझ लेते हैं, उनको कम जी सर। आपका टाइम चाहिए। आपका ज्यादातर टाइम जो है वो आपके डल बच्चों के लिए होना चाहिए। ठीक है ना। जी सर। हम जी उल्टा सर। करते हैं, हम जो टीचर है वो उल्टा करते हैं, जो इंटेलिजेंट पहले से बने बनाए गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा उनकी लेवल की चीजें पढ़ाते हैं। भाई उनको आपकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी आपके डल स्टूडेंट्स को जरूरत है। आप डल जी स्टूडेंट्स सर। को जो है वो 50 मिनट दे दें, इंटेलिजेंट बच्चे को 10 मिनट दे दें। ये है एक इक्विटी। इक्विटी यानी जी। जिसको जितने की जरूरत है आप उसको उतना दो। क्लियर। यानी जिस तरह, यानी कि हमारी क्लास में जो अगर 50 स्टूडेंट है, तो हाँ यानी कि टीचर को तो पता होता है कि मेरा जो जो भी स्टूडेंट है उसके बारे में तो इंडिविजुअली सर, यानी कि टीचर को पता चल जाता है। तो जिस तरह यानी कि स्टूडेंट है, सर को, टीचर को उसके साथ उसी तरह यानी कि ट्रीट करना चाहिए। अगर वो बहुत ही ज्यादा यानी कि शार्प है, तो यानी कि शार्प के पीछे नहीं भागना चाहिए कि ये तो शार्प है, इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। यानी कि जो कम है, जो नहीं जानते, उनको जो है सर अलग से ज्यादा सिखाए, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करे। जी। ये उनको जो टीचर की ज्यादा जरूरत होती है। और कोई मिसाल फैमिली से। सर फैमिली से भी यही होता है, यानी कि कुछ जो जो बच्चे होते हैं माशाल्लाह, यानी कि वालिदैन की बात को समझ जाते हैं। कुछ सेंसिटिव होते हैं, तो सेंसिटिव बच्चों पर जो है माँ बाप को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा बेटा, फैमिली के हिसाब से इक्विटी का कॉन्सेप्ट बहुत फायदा हमें दे सकता है। किस जगह पे? बाज़ औक़ात हम जो वालिदैन होते हैं, हम घोड़ा, गधा, मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली सबको घास खिलाना चाहते हैं। भाई घोड़ा घास खाएगा, मुर्गा जो है वो दाना खाएगा, और कुत्ता जो है वो हड्डी खाएगा। हर किसी की अपनी अपनी यानी खुराक है, लेकिन हम सबको घास डालना चाहते हैं। भाई आपको जितने बच्चे अल्लाह ने दिए हैं, जितने भी हैं, हर किसी की अपनी अपनी लेवल है। हम क्या करते हैं, अगर बड़ा बच्चा वो A1 ग्रेड लेकर आए तो छोटे बेचारे बेटे का जीना हराम कर देंगे। भाई आपका बड़ा भाई A1 ग्रेड, आप B ग्रेड कैसे आ सकते हैं? आपको भी ऐसा होना चाहिए था। तो आप ये गलत कर रहे हैं। आप दोनों को इक्वली देख रहे हैं। आप उनको इक्वली नहीं देखें, इक्विटी आप देखें। यानी उसकी दूसरी लेवल है, इसकी दूसरी लेवल है। इज इट क्लियर बेटा? जी सर। अब आते हैं, जी सर। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि सोसाइटी की जो इनइक्वालिटी होती है, यानी जब कम्युनिटीज, जब ग्रुप्स डिफरेंट स्टेटस के हों, उनकी सोशल स्टेटस डिफरेंट हो, उनको उनको अपॉर्चुनिटीज भी डिफरेंट डिफरेंट हो, कुछ को ज्यादा कुछ को कम, तो ऐसी जगह पे क्राइम ज्यादा होता है, डिविएंस ज्यादा होता है। आप अगर क्लास में कुछ बच्चों को यानी आंखों पर रखें, सर पर रखें, कुछ बच्चों को पांव पर रखें, तो आपकी क्लास में डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगी, इज्जत एहतराम नहीं करेंगे फिर वो बच्चे जिनको आप कम यानी समझते हैं। ठीक है बेटा। जी सर। इसी तरह फैमिली में होता है, वालिदैन अक्सर कुछ बच्चों को सर पे रखते हैं, कुछ बच्चों को पाँव पे रखते हैं, तो वो बच्चे बागी हो जाते हैं ये देख कर के भाई हम भी तो बच्चे हैं, हमें क्यों अब्बू जो है वो, अम्मी जो है वो इक्वली हम हमें क्यों नहीं देखते। तो
आज के टॉपिक का जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि जहां जहां पे इनइक्वालिटी पाई जाती है वहां वहां पे डिविएंस पाया जाता है। इज इट क्लियर? जी सर। जी सर। पॉइंट नंबर 1, who are what is labeled deviant, who are what is labeled deviant यानी किसको, who यानी किसको, किसको डिविएंट लेबल किया जाएगा, किसको डिविएंट लेबल किया जाएगा, एंड किस चीज को डिविएंट लेबल किया जाएगा, यानी हम जो है वो किस चीज को डिविएंट करार देते हैं और किस बंदे को डिविएंट करार देते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हिच कैटेगरीज ऑफ पीपल होल्ड पावर इन सोसाइटी। यानी इस चीज को डिफाइन कौन करेगा, इस चीज को डिफाइन कौन करेगा कि क्या एक्सेप्टेबल है क्या अनएक्सेप्टेबल है। बेटा ये बात समझ में आ रही है? हम कहते हैं ना ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये चीज लीगल है, ये चीज इलीगल है। तो बेटा चीजों को लीगल और इलीगल करार देना किसका काम है, किसका काम है? हु डिटरमाइंस in society, who determines, which group determines that what is the acceptable behavior and what is the unacceptable behavior? बेटा कौन कौन इस बात का फैसला करते हैं कि कौन सी चीज लीगल होगी कौन सी इलीगल होगी? कौन करते हैं बेटा? सर मुआशरे के लोग, सरबराह। कौन लोग होते हैं वो? सर मुआशरे के लोग जो सर इस तरह के कवानीन कायम करते हैं, उसूल कायम करते हैं, सर वही इन चीजों के बारे में इनके ऑलरेडी बता देते हैं कि अगर ये काम किया, ये चीज किया तो गलत होगा। कवानीन कौन बनाते हैं? सर कवानीन जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है, उसूल जो है हमारे मुआशरे के लोग कायम करते हैं, रस्म और रिवाज भी हमारे। सर उसूल जो है हम खुद ही कायम करते हैं, सब मिलके, हम नहीं कायम, मुआशरे के लोग। हम काम नहीं करते। देखें सोसाइटी के अंदर, मैंने आपको कहा ना सोसाइटी के अंदर बहुत ग्रुप्स होते हैं, कुछ लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, कुछ को कम अपॉर्चुनिटीज। आप देखें हमारे मुआशरे में कुछ लोग हैं, आपने देखा कि एक जो बलूचिस्तान का एमपी था ना, उसने बेचारे पुलिस वाले को मारा था गाड़ी से, ठीक है, कैमरा में हर चीज रिकॉर्ड है, लेकिन फिर वो उसके इतने पैसा था, उसने अच्छे अच्छे वकील किए। अब तनकीद हो रही है जजेस बेचारों पर, लेकिन वो बेचारे भी तो सबूत पे चलते हैं ना। उन लोगों ने आसपास में ऐसा जाल बिछा के रखा कि कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि भाई हाँ ये बंदा था, ठीक है। तो गरीब जो है वो बकरी चोरी करता है, वो फंस जाता है, 20-20 साल जेल में सड़ा रहता है, अमीर निकल आता है। ये क्या, ये इनइक्वालिटी है, यानी एक एक जैसे हालात का ना होना। तो बेटा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन लोग होते हैं जो इस चीज का फैसला करते हैं कि सोसाइटी में कौन सी चीज लीगल होगी कौन सी इलीगल होगी। इसका इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि घर के अंदर यानी किस टाइम पे खाना पकेगा, किस टाइम पे सोएंगे, किस टाइम पे उठेंगे, इस चीज का फैसला अब्बू और अम्मी करते हैं, क्योंकि वो पावर में ज्यादा हैं। क्लास किस टाइम पे शुरू होगी किस टाइम पे खत्म होगी, इस चीज का फैसला उस्ताद करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के बिनिस्बत उस्ताद ज्यादा पावरफुल है। अब आप मुझे बताएं सोसाइटी में कौन सी चीज लीगल होगी कौन सी इलीगल होगी, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा कौन सा बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल होगा, इस चीज का फैसला किस तरह की कैटेगरी के लोग हैं वो करेंगे। सर मुआशरे के पावरफुल जो लोग हैं, जिनके पास पैसा है, पावर है। एग्जैक्टली 110% करेक्ट। सोसाइटी में सर उन वो लोग जो पावरफुल होते हैं वो इस चीज का फैसला करेंगे। अब मैं आपको बताऊं पावरफुल कौन होते हैं। बेटा पावर की कई शक्लें होती हैं। आप देखें जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो हजारों एकड़ जमीन रखने वाले होते हैं, जो बिलियनियर्स होते हैं, वही इलेक्शन में खड़े होते हैं। कोई केले बेचने वाला तो इलेक्शन में खड़ा नहीं होता ना। तो अमीर तरीन लोग, पैसे वाले लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, वही इलेक्शन जीतते हैं, वही असेंबली में बैठते हैं, वही कानून पास करवाते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई, सोसाइटी के अंदर जो बंदा पावर रखता है वही उसूल बनाता है कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सोसाइटी।
इज सर इट? ये भी कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर होगा उसके गलत उसूल भी यानी कि चलेंगे मुआशरे में। सही कह रही हैं आप। अच्छा, अब आते हैं डिवियंस एंड पावर। यानी ये जो डिवियंस है, अब यहाँ पे हमने एक चीज सीखी कि पावर मैटर्स। जिसके पास पावर होगा, ताकत होगी, वही जो है यानी कि बनाएगा। अब देखिए पावर जो है, पावर यानी ताकत। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ पावर? पावर मींस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, दूसरे लोगों के बिहेवियर पर असरअंदाज होने की सलाहियत, इसको हम कहते हैं पावर। तो बेटा पावर की कई शक्लें हैं। मनी, पैसा, पैसा इज द पावर। नॉलेज, जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बहुत बड़ी नॉलेज रखने वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं उसके पास भी पावर आता है। आप देखें हफीज शेख हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब उसका कोई इस तरह से नहीं है यानी कि अमीर तरीन बंदा हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, उसको एक्सपर्ट होने की वजह से यानी हुकूमत में लिया जाता है। ठीक है, तो नॉलेज इज द पावर, मनी इज द पावर। इस तरह से और भी कई चीजें जो पावर की शक्लें होती हैं। अच्छा, डिवियंस एंड पावर। पावर और डिवियंस का आपस में क्या ताल्लुक है? पीपल वी टेंड टू डिफाइन एज डिवियंट, जिन लोगों को हम डिवियंट डिफाइन करते हैं, भाई फला बंदा डिवियंट है, फला बंदा गलत काम करता है, आर टिपिकली not those who are bad or harmful as much as they are powerless। यानी जिन लोगों को हम डिविएंट करार देते हैं कि भाई फला बंदे ने गलत काम किया, फला बंदा गलत है, उन लोगों को गलत आप किस बुनियाद पर करार देते हैं? तो यहाँ पे कहा जा रहा है जरूरी नहीं है कि वो बैड हों या हार्मफुल हों, जरूरी नहीं है उनके लिए डिविएंट बनने के लिए कि आप बैड हों या आप हार्मफुल हों सोसाइटी के लिए, बल्कि आपका पावरलेस होना ही काफी है। यानी कुछ लोग होते हैं पावरफुल होते हैं और कुछ लोग होते हैं पावरलेस होते हैं। यानी कुछ के पास ज्यादा पावर होना, कुछ के पास पावर नहीं होना। तो जिनके पास पावर होता है वो कानून बनाते हैं, और जिनके पास पावर नहीं होता वो कानून को फॉलो करते हैं, और कानून उन पर ही इम्प्लीमेंट होता है बाजुकात। अच्छा, आप देखें कभी कभी जो माफिया किस्म के लोग होते हैं, इंडस्ट्रियल होते हैं, आपने देखा बाजुकात जो है हाईवे पर, मोटरवे पर, रास्तों पर अक्सर जो है वो अमीर तरीन लोगों के बच्चे जो है वो बिगड़े हुए बच्चे जो हैं अपने यानी कि बड़ों का हवाला देते हैं कि आपको पता नहीं हम कौन हैं। और आपने वो कर्नल की बीवी वाला एपिसोड भी देखा कि आपको पता नहीं मैं किसकी बीवी, मैं कर्नल की बीवी हूँ। तो आपने देखा कि यानी कर्नल की सीट का पजेस करना भी एक तरह का पावर है। तो वो उस पावर की वजह से वो दूसरे लोगों को हिरासा कर रही थी। तो जो जिसके पास पावर होता है वो हमेशा जो पावरलेस होता है, जिसके पास पावर नहीं होता, उसको डिविएंट डिफाइन करता है कि भाई ये डिविएंट है। अक्सर औकात कहा जाता है कि हमारे बड़े कहते थे, आज से 5-10 साल 20 साल पहले ये कहावत मशहूर होती थी गांव में कि अगर कोई गांव की अनपढ़, क्योंकि तालीम हमने कहा ना इल्म इज द पावर एज वेल, गांव की जो अनपढ़ औरत होती है, अनपढ़ औरत होती है गांव की, उसके सर से दुपट्टा अगर हट जाए तो हम कहते हैं ये पागल है, ये चरी है। लेकिन अगर कोई शहर की पढ़ी लिखी खातून के सर से दुपट्टा हट जाए तो ये कहा जाता है ये फैशन है। तो आपने देखा यहाँ पे अगेन पावर जो है
किस तरह से हमारे फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है कि हम लोगों को किस तरह से जज करते हैं। अगर कोई पावरलेस है तो उसकी हर बात में हमें खामी दिखाई देगी, और अगर कोई पावरफुल है तो हमें उसकी खामियों में भी खूबियां दिखाई देंगी। तो ये तर्ज पाया जाता है सोसाइटी के अंदर। पॉइंट नंबर 2, नॉर्म्स यानी कायदे कवानीन, स्पेशली द लॉज ऑफ एनी सोसाइटी, यानी किसी भी सोसाइटी का कानून जो होता है जनरली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिच, यानी उस कानून के अंदर आपको किसका इंटरेस्ट दिखाई देगा? रिच का, जो अमीर तरीन लोग होते हैं उनके मफाद को प्रोटेक्ट किया जाता है कानून में। आपको याद होगा कि 2013 में जब कायम अली शाह सीएम थे, जब उसकी यानी टेन्योर खत्म होने वाला था, तो संसद असेंबली में एक कानून पेश किया गया था। वो कानून क्या था? अब वो चूंकि कानून बनाते हैं असेंबली मेंबर, तो वो कानून बना रहे थे, लॉ बना रहे थे। वो क्या था? उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस तरह के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? आपको तो पता है आए दिन ये एमपीएज एमएनए मिनिस्टर गिरफ्तार होते रहते हैं। शर्जील मेमन ये गिरफ्तार हुआ, इस तरह के दूसरे मिनिस्टर गिरफ्तार होते हैं। तो वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, असेंबली में एक ऐसा कानून पास करवा रहे थे जिस कानून में ये था कि सीएम के पास अख्तियार होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध के पास अख्तियार होगा कि जिस किसी बंदे को कोर्ट जो है वो मुजरिम करार देकर सजा दे दे, सीएम के पास अख्तियार है कि वो सजा उसकी माफ कर दे। यानी अब शर्जील मेमन या इस तरह के जो दूसरे लोग हैं करप्शन करके या जो कानून की खिलाफ वर्जी करके कोर्टों से सजा खाकर जो है वो जेल में जाएंगे, तो सैयद कायम अली शाह के पास ये अख्तियार था कि उनकी सजा को वो माफ कर देता। ये कानून था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से ये जो पावरफुल लोग हैं वो अपने मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप देखें हमारा मुआशरा एग्रेरियन सोसाइटी है, यानी एग्रेरियन सोसाइटी यानी ज़राअत। 60 to 70% लोगों का जो ताल्लुक है वो ज़राअत से है, यानी एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट है वो खेती बाड़ी से कनेक्टेड है, उनका फसल लेकर मार्केटों से मिलाते हैं, फिर मार्केट है, ठीक है, फिर मार्केट से चीज़ें सब्जियां फ्रूट वगैरह निकल कर बेची जाती हैं। तो 60% लोगों का ताल्लुक इससे ज़राअत से है। लेकिन आपको हैरत होगी कि एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं पाकिस्तान में। आप एक छोटा सा मजदूर है उस पर टैक्स है, वो कोई चीज खरीदता है मार्केट से तो टैक्स देता है, बिजली का बिल भरता है तो सेल्स टैक्स देता है। लेकिन एक जो जमींदार है 50,000 एकड़ जमीन रखने वाला, उस पर कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं है। क्यों टैक्स नहीं है भाई? इस पर कानून क्यों नहीं बनाया गया भाई? क्यों कानून बनाया जाएगा? क्योंकि असेंबली में तो सारे जमींदार बैठे हैं। आप एक एक असेंबली मेंबर का नाम लें और उसके पीछे देखें कितनी जमीन है उसके पास। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, शहरी इलाकों को छोड़कर आप देखें कितनी जमींदारी है उनके पास। अब वो किस तरह से अपने खिलाफ टैक्स लगाएंगे कि भाई हमारी जमीन है, हम अपने ऊपर टैक्स लगाते हैं? वो टैक्स नहीं लगाते। तो आपने देखा जो कानून बनाने वाले हैं वो कानून ही ऐसा बनाते हैं जिसके जरिए उनके अपने मफादात जो हैं उनका उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। बेटा बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पीपल हु थ्रेटन द वेल्दी, पीपल हु थ्रेटन द वेल्दी, बेटा इसकी माना मुझे कौन बताएगा? सर ये वही है ना सर, पावरफुल बरसर इक्तदार लोग। हाँ, यानी वो लोग जो इन रिच लोगों को, पावरफुल लोगों को थ्रेट करते हैं, उनके मफाद के खिलाफ जाते हैं, तो दे आर लाइकली टू बी लेबल्ड एज डिविएंट। यानी
जो लोग उन अमीर तरीन लोगों के मफादात के खिलाफ जाएंगे, यानी उन अमीर तरीन लोगों के मफादात के खिलाफ जाएंगे, उन लोगों को क्या किया जाएगा? They will labeled as deviant. उनको बागी करार दिया जाएगा, उनको डिविएंट करार दिया जाएगा। Is it clear? जी सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आपको मिसाल दूं, एक टीचर है क्लास में। अब टीचर जो है वो पावरफुल होता है, स्टूडेंट पावरलेस होता है। अब अगर कोई बच्चा टीचर से सवाल पूछता है, और आपने देखा होगा, ये मैंने भी एटीट्यूड देखा है कि अक्सर जो टीचर हैं, अगर स्टूडेंट कोई सवाल पूछे तो काफी टीचर बुरा मना लेते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की, ठीक है। तो अब ये टीचर जो वो उस स्टूडेंट को जो उसकी नॉलेज को यानी चैलेंज करता है, उसके आइडिया को, कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है, उसको टीचर क्या करता है? लेवल डिविएंट लेवल करता है। भाई ये तो है ही निकम्मा, ये तो है ही गुस्ताख स्टूडेंट जो मुझसे सवाल करने की जरूरत पूछता है। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। जी सर। Point number 4. Even if their behavior is called into question, the powerful have the resources to resist deviant level. यानी हत्ता के अगर वो जो पावरफुल लोग हैं उनका किसी बिहेवियर पे क्वेश्चन आ जाए, यानी वो गलत काम भी कर दें, The powerful have the resources to resist deviant level. अगर किसी अमीर तरीन बंदे से कोई गलत काम हो भी जाए तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि powerful have the resources to resist deviant levels. क्योंकि जो ताकतवर तरीन लोग होते हैं उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, वसाइल होते हैं अपने आप को उस चीज से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। क्या क्या रिसोर्सेज हैं? सर पैसा, पावर, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ जो इनके रवाबित कायम होते हैं, हाँ इस मुझे वजह से सर वो खुद को महफूज कर देते हैं। हाँ मुझे बताने दे थोड़ा। कल मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एक एसएसपी रहे, बहुत ही अच्छी रेपुटेशन वाले, डीआईजी बल्कि रहे, नियाज खोसो, ठीक है। उसने अपनी एक स्टोरी लिखी है, किस तरह से एक लड़के ने एक लड़की का खून किया, ठीक है। और खून करने के बाद उसको पकड़ा गया। पुलिस ने जिस टाइल पर खून गिरा था उस लड़की का, फिर उस पर हमला करते, उसको मारते, उसकी अपनी अंगुली, लड़के की अपनी अंगुली भी थोड़ी कट गई थी, तो उसका खून टाइल पे गिरा, वो टाइल उठाई गई, उसका डीएनए कराया गया, साबित हो गया कि भाई ये जो खून है ये इस लड़के का है। लेकिन आगे चलकर किस तरह से ये जो जहाँ पे चेक होता है ना खून वगैरह, वहां पे लेबोरेटरी पर पैसा चला कि उन लोगों ने वो रिपोर्ट बदल दी कि भाई ये लड़के का खून नहीं है, ठीक है। फिर वो जो पुलिस वाला था वो ऑनेस्ट था, उसने जो है वो जाकर उसके पास दूसरा सैंपल था लड़के का, वो इस्लामाबाद से जाकर टेस्ट करवाया। फिर जजों को बताया गया कि भाई ये इसी का ही खून है, यही जो कातिल है। फिर भी उस लड़के ने हाई कोर्ट में जाकर और वहां पे पैसा चलाकर एक जज को 80 लाख रुपए में खरीदा और वहां से जमानत लेकर पाकिस्तान से ही फरार होकर अमेरिका चला गया, ठीक है। अमीर तरीन बंदा था इसीलिए भाग गया। और आपने अब्दुल मजीद अचकजई, ये जो बलोचिस्तान वाला था, इसकी मिसाल आपके सामने, किस तरह से एक एक चीज रिकॉर्डेड है कि उसने मारा, गाड़ी के अंदर कुचला एक गरीब पुलिस वाले को, लेकिन फिर भी पैसे के जोर पर। आपने देखा 8 वकील उसके आसपास थे। वकील का काम क्या होता है? झूठ को सच साबित करना और सच को झूठ साबित करना, ठीक है, ये काम उनका होता है। तो इस तरह से उसको छुड़ा कर लेकर गए। एक और मिसाल है शाहरुख जतोई का, एक जो सिंधी लड़का था, उसने खून किया था एक लड़के का, उसकी बहन को वो छेड़ रहा था, तो उसने अपनी बहन का दिफा किया और उससे लड़ने लगा। तो ये बात इस वडेरे को बुरी लगी, उसने फिर क्या किया कि उसको मार दिया, शाहजेब लड़के को मार दिया। अब उसके जुर्म के खिलाफ यानी कत्ल केस में वो गिरफ्तार था। मुझे याद है जिस दिन कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी थी,
दूसरे दिन वो निकला तो यानी विक्ट्री का निशान दिखा रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। अब अगर हम जैसे को यानी थोड़ी बहुत सजा आती है तो हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लड़का मुस्कुरा रहा है, विक्ट्री दिखा रहा है कि भाई मुझे ये कानून आपका क्या करेगा, मेरे अब्बा के पास इतना पैसा है। और फिर हुआ भी यही, दबाव डाला गया, जो मकतूल था उनके ऊपर दबाव डाला गया कि भाई आप लोग जो है वो केस को विड्रॉ करें और हमारे साथ जो है वो सुलह कर लें। और दबाव डालकर उसकी फैमिली बेचारी को पाकिस्तान से बाहर भगा दिया गया और मजबूरन उनसे यानी ये सुलह करवाया गया, अगर सुलह नहीं करेंगे तो आपके दूसरे बच्चे जो उनको भी मारा जाएगा। वो बेचारे सुलह करके यहाँ से पाकिस्तान से चले गए। अब यानी वो लड़का अभी है तो जेल में, लेकिन यानी आप खुद देखिएगा किसी दिन वो जेल से निकल जाएगा। तो अगर पावरफुल बंदे जो हैं उनसे कुछ गलत हो भी जाए तो उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो अपनी उस गलती को मिटाने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, उसके ऊपर एक छोटा सा शेर है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इस पॉइंट नंबर 4 पे फिट आ रहा है। अमीर लोगों के बारे में कहते हैं, एक गरीब बंदा कहता है, हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। यानी अगर हमसे आह भी निकल जाए, छोटी सी हमसे गलती हो जाए तो बदनाम हो जाते हैं, और वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। यानी उनसे बड़े बड़े जुर्म हो जाएं तो भी चर्चा नहीं होता, क्योंकि उनका पैसा काफी होता है उन लोगों को बचाने के लिए। तो बेटा इंशाल्लाह दूसरे सेशन में हम मिलते हैं। मेरे ख्याल में यही आपका होगा, ये जो आईडी और पासवर्ड ये सेम होगा। तो ठीक 5 मिनट के बाद आप फिर आ जाएं सेम पासवर्ड पर, सेम आईडी पर, फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे डिविएंस एंड कैपिटलिज्म। ठीक है बेटा? ओके सर।